अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। आज हम बात करेंगे अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के हवाले से। अल्ज़ाइमर या इसे पिक्स डिज़ीज़ भी कहा जाता है, एडी डिज़ीज़ के तौर पे हम जानते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ, ये एक प्रोग्रेसिव किस्म की डिज़ीज़ है, अचानक से होती नहीं है और इसका ताल्लुक ब्रेन के साथ है, यानी हमारे दिमाग के साथ है। और मोस्टली जो ये है प्री सेनाइल डिमेंशिया के तौर पे जानी जाती है और इसका ताल्लुक डिमेंशिया के साथ है। हम ये जानेंगे कि अल्ज़ाइमर क्या होता है, डिमेंशिया क्या है, ये टर्म्स हम सुनते रहते हैं। और आपको बताती चलूँ कि इस बीमारी का ख़ास ताल्लुक हमारी याददाश्त के साथ है। चीज़ें भूलने लगती हैं, इंसान अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता और उसके लिए मुश्किलात बनने लगती हैं। तो हमारे साथ हमारे पैनल में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीबा सरवर, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू डॉक्टर अरीबा, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मैम। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मून साइमा, और ये होम्यो एक्सपर्ट हैं और माहिर हैं अमराज, ज़हनी अमराज की और नफ्सियाती अमराज पे काफ़ी अबूर रखती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्टर मून साइमा आपसे। काइंडली बताइएगा कि ये जो डिज़ीज़ है, जैसे अभी मैंने बात किया अल्ज़ाइमर की, ये अल्ज़ाइमर है क्या? हमारे नाज़रीन को बताइए क्या चीज़ क्या है ये। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अल्जाइमर बेसिकली एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें हमारा दिमाग मुतासिर होता है। ब्रेन से मुतालिक आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया है कि यादाश्त के जो पुलिये हैं हमारे, वो इसमें मुतासिर होते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये वैसे ओल्ड एज डिजीज है, इसमें यंग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है लाइफस्टाइल के ऊपर। बाज़ एज से पहले भी ये चीजें या सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और इसमें यह है कि सोचने समझने की सलाहियत और आम रूटीन के जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी बातें भूलना शुरू हो जाते हैं, रूटीन की जो चीजें होती हैं वो पेशेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस चीज को लेकर फिर जाहिर है कि परेशानी होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। इसका जो मेन यानी थीम या इंट्रोडक्शन है वो यही है। ठीक हो गया। बहुत ही प्रिसाइज आपने बताया। और नाजरीन, डॉक्टर साहिबा ने जैसे बताया कि इसका याददाश्त के साथ ताल्लुक है और हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं, उसका ताल्लुक होता है इन याददाश्त को याद रखने के सिलसिले में, समझने के सिलसिले में और अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जब हिपोकैम्पस जो है वो मुतासर होता है तो उसके साथ साथ पैराइटल लॉब्स जो हैं और टेम्पोरल लॉब्स डिस्टर्ब होते हैं और उसके साथ प्रॉब्लम आनी शुरू होती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो कनेक्टिविटी होती है न्यूरॉन्स की, क्योंकि एक नेटवर्क होता है सिग्नल्स का, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती और उसकी वजह से वो जो ताल्लुक ख़त्म हो जाता है सिग्नल्स का, तो क्या होता है कि याददाश्त जो है वो याद रखना मुमकिन नहीं रहती। मज़ीद इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे अपनी डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर अरीबा, इस हवाले से बताइएगा कि ये आखिर होता क्यों है, अल्ज़ाइमर क्या वजह बन जाती है, क्यों हो जाता है ये? अल्जाइमर की वजूहात जो है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। अब ये ओल्ड डिजीज प्रॉब्लम है, जैसे कि डॉक्टर आपने बताया इसके इंट्रोडक्शन में भी। तो दिमाग में समटाइम गैर मामूली तौर पर जो है वो प्रोटीन बहुत ज्यादा जब जमा हो जाता है तो इसकी बेसिक वजह वो बनती है। उसके अलावा इसकी जो हमने रिसर्चेस देखी हैं उसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी इसके जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं इसके अंदर के डिवाइस के अल्जाइमर के कॉज होने में। और उसके साथ साथ बढ़ती उम्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अडल्ट एज में, अपनी ओल्डर लाइफ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी याददाश्त कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे उनकी एज ज्यादा बढ़ती है, 80 प्लस हो जाए या फिर जो है वो 60, कुछ लोगों की 60 प्लस में भी इसकी जो है वो अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका माइंड जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, दिमाग के अज़ा जो है वो कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर बढ़ती उम्र इसका सबसे ज्यादा जो है वो अहम किरदार अदा करती है, इसका सबब बनती है अल्जाइमर के कॉज होने का।
ठीक हो गया। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने बताया, और नाजरीन की इत्ला के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बताती चलूँ कि ये 40 से 60 साल की उम्र में इसके होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये कि ख़तरा जो बढ़ जाता है वो 65 साल की उम्र के बाद होता है, और मोस्टली ये जो डिज़ीज़ है 60 साल की उम्र में देखी जाती है। तो इसमें क्या है, ये डीजेनरेटिव होता है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, डॉक्टर अरीबा ने, कि दिमागी जो खुलिये होते हैं उनमें डीजेनरेटिव प्रोसेस होना शुरू होता है, यानी यूं कह लीजिए कि तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, और प्रॉपरली याद रखना और एक्टिव रखना ब्रेन का मुश्किल हो जाता है। अब बात हो रही थी वजूहात की, तो ऑथेंटिक वजह कोई सामने तो नहीं आती, लेकिन बहुत सारी एसोसिएटेड कॉज हैं जिनके हवाले से अभी बात हुई। इसमें जेनेटिक कॉज भी आ जाती है, फैमिली हिस्ट्री शामिल होती है। अगर किसी की फैमिली में अल्जाइमर है, डेफिनेटली उसको होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो बताई उन्होंने कि एमिलाइड्स प्रोटीन होते हैं जो कि इंटेंगल कर जाते हैं हमारे नेटवर्क में, और हमारा जो न्यूरॉन्स है उसकी वजह से काम नहीं कर पाते सही तौर पे, और सिग्नल दिमाग को नहीं जाते, और आम तौर पे जो याददाश्त होती है वो रखना मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज़। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात जो है वो मैं चाहूँगी कि आपसे क्लियर करूँ। डॉक्टर रीबा, हम लोग सुनते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो पुरानी बातें तो याद होती हैं सारी की सारी, और जो प्रेजेंट होती हैं वो भूलता जाता है। इसमें ये क्या है सिलसिला? देखिए, जो याददाश्त की कमी तो होती है, लेकिन खास तौर पर वो हाल की बातें भूलना स्टार्ट करते हैं। डिमेंशिया में इंसान जो है वो इधर उधर की चीजें, यानी कि हर बात को भूलना स्टार्ट करता है। लेकिन जब आती है बात अल्जाइमर की, तो वो ये प्रेजेंट से रिलेट करता है, या जो है वो फ्यूचर से रिलेट करता है। तो जब भी इसको समझने की बात आती है, तो इसमें हाल के मसले, यानी कि मैंने कोई काम करना है, आज मेरी कोई ड्यूटी है, और या बिल पे करने हैं, क्या जो है वो आपने किसी बच्चे को स्कूल से, यानी कि ओल्डर पर्सन की ड्यूटीज तो कुछ इसी तरह की होती है ना, कि वो किसी बच्चे को स्कूल से ले आए, उन्होंने कोई बिल अदा कर दिया, तो वो इस चीज को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। उनके माइंड के जो जेनेटिकल इश्यूज हैं या डी जनरेशन जो हो रही है, उस चीज की वजह से उन्हें हाल की चीजें भूलना शुरू होती है, और फिर बढ़ते बढ़ते जो वो आगे चला जाता है। बिल्कुल, जैसा हम सुनते हैं कि मरीज जो है वो नाम नहीं याद रख पाता, लोगों के, जगहों के नाम भूल जाता है, इस किस्म की कंडीशन डेवलप करती है। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर मून साइमा, आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या फ़र्क है इसमें डिमेंशिया में और अल्जाइमर में। अभी हमने बात की कि ये डिमेंशिया में ऐसा होता है और अल्जाइमर में ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें ताकि हमारे जो सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जान सकें इसके हवाले से। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फौरी बातें, यानी डेली रूटीन के जो बात है वो भूल जाती हैं लोग, इसमें जो भी इसमें मुब्तला होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिमेंशिया का फर्क ये है कि ये एक चीज नहीं है, ये मतलब याददाश्त, सोच और समाजी सलाहियतों को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा ये कि अल्जाइमर की एक्चुअली कोई जी देखिए, डिमेंशिया में हम सुनते हैं ना कि पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं, भूल जाता है, घर का पता याद होता है मगर ये नहीं याद होता कि सुबह क्या खाया, कुछ इस किस्म की कंडीशंस हो जाती हैं इसकी ना। तो ये जो फर्क है, जी जी बिल्कुल, हाँ जी, तो डी जनरेशन तो दोनों में है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। और हम ये सुनते हैं कि ये उसकी यानी डिमेंशिया की लीथल टाइप है, उसकी खतरनाक किस्म की टाइप है जो अल्जाइमर है। एक्चुअली ये समझ लें कि एक ही उसके, यानी एक छतरी है और उसके नीचे दूसरी बीमारी छुपी हुई है, ये इसी तरह की आगे पीछे की डिजीज है, इनमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरा ये कि क्योंकि मैं जनरली होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसमें अगर हम होम्योपैथिक यानी अगर अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स और उन चीजों को देखें, तो हमारा जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ना, वो ऐसे ही होता है कि हम पेशेंट की उन सिम्टम्स को बेसिकली लेते हैं। जी, तो डॉक्टर मून साइमा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अल्जाइमर है, क्या इससे बचाव मुमकिन है? होम्योपैथी इस हवाले से क्या रोल प्ले करती है? देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या सिम्टम्स दे रहा है। हमारे पास बहुत सारी ब्रेन के यानी साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर और इस तरह के अल्जाइमर के ऊपर, डिमेंशिया के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन हैं।
चांद एक तो बड़ी बहुत ही मशहूर किस्म की दवाइयां है हमारी। ब्राइटाकार एक बहुत अच्छी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है जो ब्रेन पर बहुत अच्छा असर करती है। एनाकार्डियम हमारी एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा असर करती है, बहुत अच्छा काम करती है, हमारे पास रिजल्ट है इन मेडिसिन का। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है, अगर मैं नाम लेती जाऊंगी तो शायद सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाए। तो बात यह है कि पेशेंट किस कंडीशन में है और वो किस तरह की सिचुएशन उसके साथ क्रिएट हो रही है। बेसिकली तो हम बीमारी के नाम के ऊपर या उस पर तो हम काम नहीं करते, हमें तो सिम्टम्स चाहिए होती हैं। एज अ होम्योपैथ अगर मैं ये बात इस टॉपिक पर करूं तो जैसे जैसे पेशेंट अपनी सिम्टम्स देता है उसमें उसके मूड को, उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथिक का। और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्योर हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसका रिजल्ट मिला है बहुत अच्छा, बेहतरीन हो गया। जैसा कि नामों के हवाले से आपने बताया कि अगर नाम भूल जाता है तो एनाकार्डियम के हवाले से आपने बताया, बहुत ही बेहतरीन किस्म की जी। मेडिसिन है। इसमें कालीफास भी एक बहुत अच्छी दवाई है जिसमें कि स्पेशल ये एक सिम्टम है कि मरीज नाम भूल जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो गलियां भूल जाते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डेली वर्क अपना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही, और इसमें ये भी सारी बहुत सारी और बहुत दवाइयां हैं, सारी, लेकिन बिल्कुल मैंने सही बात है। मुख्तसर डॉक्टर साहबा ने कहा कि बहुत सारी जी मेडिसिन है। अब अगर गम की वजह से कोई बात भूल जाती है तो हमारी बिल्कुल, इग्नेशिया बहुत इसमें अच्छा काम ग्लेशिया करती है। बहुत बड़ी दवाई है। जी अगर गम की वजह से आपको सदमा सडन जो आपको अगर कोई इस तरह का लॉस हुआ है, कोई सदमा हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई भी इस तरह के समाजी इश्यूज हैं, डिवोर्स के इशू हैं, डेथ के इश्यूज हैं, कोई भी इस तरह का पेनफुल हादसा आपकी जिंदगी में आया है जो अचानक आया है या जिसका बहुत गहरा असर आपके ऊपर हुआ है, उसमें इग्नेशिया एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और ये हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम डीप कंडीशन में चले जाएं तो हमारे पास नेट्रोम्योर बहुत अच्छी दवाई है, एसिड फास्ट बहुत अच्छी दवाई है। मतलब मेडिसिन बताने से इसलिए भी हम हेजिटेट करते हैं क्योंकि लोग फिर सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं डेफिनेटली, और उन्हें लेकिन पता नहीं हम होता किस हमेशा मौके के ऊपर हमेशा एक मैसेज देते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी। ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए होता है और नॉलेज जी शेयरिंग के लिए होता है। तो ये आपको बताती चलूं कि जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि गलियों के नाम भूल जाता है, जगहों के भूल जाता है, इसमें पेट्रोलियम हमारी एक मेडिसिन है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि अपने घर का रास्ता तक भूल जाता है। इस तरह की कंडीशन होती है और मेडिसिन वाकई बहुत सारी हैं जिनको दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूँगी कि इस पे बात करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन के सिलसिले में हमने बात कर ली है। अब बात ये है कि अल्जाइमर अगर किसी को लाहक हो जाता है, किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली कि घर वालों पे भी जो है इसका असर होता है। मैं ये चाहूँगी डॉक्टर अरीबा कि आप इस पे बात करें कि अल्जाइमर के जो नफ्सियाती तौर पे असरात मुरतब होते हैं और समाजी हवाले से कैसे मुतासिर होता है ये पर्सन और इससे रिलेटेड पर्सन्स। देखिए तो इसका जो अल्जाइमर डिजीज का सबसे पहला असर तो हमारी अपनी याददाश्त पर होता है, सही। जिसमें हाल की बातें इंसान भूल जाता है, उसे चीजें याद नहीं रहती और फिर उसके बाद वो उसके साथ साथ अगर सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो उस पर असर हो जाता है। मतलब वो फैसले नहीं ले सकते, दुश्वारी पेश आती है, अपना मसला हल करने के लिए उन्हें हमेशा किसी ना किसी की मदद दरकार रहती है, वक्त और जगह का वो तयन नहीं कर सकते, दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सकते, उनकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर खाने पीने और कपड़े पहनने, सफाई वगैरह की मदद करने में भी दूसरों की जरूरत पड़ती है। तो एक तरह से वो किसी ना किसी तौर पर जो है वो दूसरों के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। घरों के कामों में भी उन्हें मुश्किलात दरपेश आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा होते हैं क्योंकि वो खुद से अपना काम नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से जो इंसान फुल लाइफ किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा, अब उसको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जिससे वो मुकम्मल तौर पर किसी पर डिपेंडेंट हो गया। उसको खौफ रहता है, इस चीज का उलझन होती है, वो अक्सर तन्हाई का भी शिकार हो जाते हैं कि मुझे किसी से बात ही ना करनी पड़े क्योंकि मुझे तो चीजें याद नहीं रहती। क्योंकि ऐसे लोगों से अक्सर गलतियां भी हो जाती हैं। तो जब गलतियां होती हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर एक गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाता है कि मैं ये अच्छे से अपनी जिंदगी को अब गुजार नहीं सकता, जबकि वो अपनी पिछली जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन अंदाज में एक काबिल पर्सन थे। उसके बाद दीगर बीमारियों में इजाफा हो जाता है, जैसे कि इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता फिर वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब वो खाने पीने और अपनी सफाई का ख्याल उतने अच्छे से नहीं रख पाते
जितने अच्छे से वो पहले रख सकते थे, तो उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। देखभाल करने के लिए भी उन्हें किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, उनके हर वक्त उनके घर के अफराद पर जो है वो उनका दबाव रहता है कि मेरी कोई मदद करेगा तो फिर ही मैं अपनी जिंदगी में कोई काम कर सकता हूँ। वक्त, तवानाई और माली वसाइल की भी जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ जज्बाती दबाव और तनाव में बहुत इजाफा हो जाता है। वो गुस्सा भी करते हैं, समटाइम चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा नजर आना शुरू होता है। अल्जाइमर सिर्फ एक याददाश्त की बीमारी नहीं है, ये इंसान के अंदर उसके रवैये, उसके समाजी जिंदगी पर सबसे बुरा असर डालती है, क्योंकि एक इंसान जो फुल लाइफ अपने आप से चला, अपने आप से उसने अपनी जिंदगी के हर तमाम मामला हल किए, अपने बच्चों की जिंदगी में बेहतरी लाई, आज वो इंसान अपने ही बच्चों पर एक बोझ बन गया है। तो ये सोच उनके लिए ज्यादा मुश्किल दरपेश होती है। इस टाइम पर उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। कुछ फैमिलीज जो है वो अवेयर होती हैं, जब इस बीमारी से अवेयर हो जाती हैं तो वो सपोर्ट देती हैं, कुछ फैमिलीज नहीं दे पाती। कुछ लोगों को इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि अल्जाइमर डिजीज जो है उसमें कि किस तरह से पर्सन को हैंडल करना है, तो वो उनके लिए फिर जज्बाती तनाव का बायस बनती है। कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं और इंसान को खुद भी गिल्ट महसूस होता है इसको अल्जाइमर डिजीज कॉज हुई। बिल्कुल सही, जैसे आपने बताया चिड़चिड़ा हो जाता है पर्सन और गुस्सा करता है, इवन के गालम गलोच भी करने लगता है, और रिश्तों नातों को वो इस तरह से उसको प्रॉब्लम होती है याददाश्त में कि सम टाइम वो अपने घर के रिश्तों को, अपने बहुत करीबी रिश्तों को भी जब अल्जाइमर फुली डेवलप कर जाता है तो वो याद नहीं रख पाता। इवन कि अपने घर के अंदर के रिश्ते, जैसे कि अपनी बेटी को याद रखना भी उसके लिए मुमकिन नहीं होता। इस किस्म की कंडीशन हो जाती है कि जब उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो ये एक वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बीमारी होती है कि पेशेंट अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो एक मोहताजी फील करता है, खुद एतमादी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की जहाँ खुद एतमादी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और पेशेंट बातें भी भूलने लगता है, तो लाइको हमारी बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पर। और चीज़ों को रेपिटिशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, रिपीट करता है बार बार इन चीज़ों को, उसके लिए मुश्किल हो जाता है ये कायम रखना अपने पोस्चर्स को, और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज अल्जाइमर के हवाले से। अल्जाइमर जो न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, और इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि डीजेनरेटिव है और वक्त गुजरने के साथ साथ याददाश्त पे असर डालता है और इंसान मुख्तलिफ़ बातों को भूलता जाता है, याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। आपने सुना होगा अक्सर कहा जाता है कि 60 का, जैसे आपको बताया कि 60 की उम्र में ये लाहक होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये पर्सन जो है अगर बातें भूलने लगे उसे कहा जाता है ये तो सठिया गया है, तो ये 60s जो है उससे रेलेवेंट है, एज से रिलेटेड। और यहाँ हम बात करेंगे कि जहाँ अभी बात हो रही थी कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती असरात होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर मून साइमा आप इस हवाले से हमें बताएं कि अगर फ़ैसला करने की क़ुव्वत खो देता है, क्या इसमें ये चीज़ होती है अल्जाइमर में, तो वहाँ क्या यानी सिलसिला होता है, होम्योपैथी क्या कहती है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी, जहाँ पर मरीज डबल माइंडेड हो जाए और फैसला ना कर सके, वहां पर हम होम्योपैथिक तरीका इलाज से बड़ा अच्छा इलाज कर सकते हैं पेशेंट का, और इसका रिजल्ट है हमारे पास हमारी मेडिसिन के जरिए। एनाकार्डियम हमारी एक ऐसी दवाई है जिसका मरीज 2 दुनियाओं का शिकार होता है। इसकी एक सिम्टम है कि वो एक फैसला कुन शख्सियत नहीं होता, हमेशा डबल माइंडेड रहता है। तो अगर हम ये मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो हमें इसका बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। श्योरिटी के साथ पेशेंट जो है वो इस कैफियत से निकल जाता है, जिसमें कि वो बार बार। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या वाकई होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है या अल्जाइमर का इलाज मुमकिन है? जी, जैसा कि होम्योपैथी एक सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, तो हमें बीमारी के नाम से कंसर्न नहीं होता। नो डाउट कि हमें देखना तो होता है कि पेशेंट में पैथोलॉजिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम रिपोर्ट्स को नहीं फॉलो करते या हम पेशेंट की बाकी कैफियत को नहीं देखते, लेकिन बेसिकली जो बुनियाद है हमारी वो सिम्टम्स है। पेशेंट क्या अलामत दे रहा है, किस टाइप की अलामत दे रहा है, हमने उसके मुताबिक डायग्नोज करके अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है और हमें कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो चाहे वो अल्जाइमर की बीमारी है, चाहे वो डिमेंशिया कह लें उसको, चाहे ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड कोई भी इशू है, या मजीद जो भी बीमारियां आप उनको ले सकते हैं, तो वो सबको हम सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट के जरिए बिल्कुल ठीक करते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और डिफरेंट मेडिसिन होती है, ये तो जनरल हम एक बात कर रहे हैं ना दवाइयों के हवाले से अलामात के मुताबिक, तो इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसा पेशेंट आएगा उसके हिसाब से वैसी ही मेडिसिन उसके अलामात के मुताबिक जी देनी नाज़रीन, पड़ेगी। ना तो हम एजिंग फैक्टर को रोक सकते हैं, ना फैमिली हिस्ट्री को बदला जा सकता है, और ना जीन्स को चेंज किया जा सकता है। और यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि अगर कोई इलाज जो नेचुरली होता है तो उसमें ऑटोफेजी है, कीटोन और ऑटोफेजी एक चीज़ है कि जिसके ज़रिए जो है ये जो डेड सेल्स होते हैं वो उनकी ऑटोफेजी होती है, ख़ुद ब खुद जो है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स उनको खा लेते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि डेड सेल्स जो है वो रिकवर करते हैं और बेहतरी के चांसेस आने लगते हैं। लेकिन एजिंग फैक्टर के साथ क्या होता है कि लाइसोजाइम्स एक्टिवेट नहीं रहते, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि याददाश्त का सिलसिला जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है। हम बात कर रहे हैं इसी हवाले से, तो मैं चाहूँगी कि इसकी कोई टाइप्स होती हैं या स्टेजेस होती हैं। हम ब्रेक से पहले इस हवाले से बात कर रहे थे, तो वहाँ से एक दोबारा जो है कनेक्टिविटी करते हैं। डॉक्टर अरीबा, इस पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, अल्जाइमर की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। आमतौर पर जो है ये बुजुर्गों में होता है, और ज्यादातर ये 65 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका खतरा जो है बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त, सोचने की सलाहियत मुतासर होती रहती है। सबसे पहले डिजीज जो है वो इसकी अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर कहा जाता है, जिसे हम इब्तदाई उम्र का अल्जाइमर कहते हैं। ये एक नायाब किस्म है, आमतौर पर 65 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाता है ये, यानी कि 40 के बाद या 40 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हो जाता है। इसमें अक्सर जो वजूहात देखी जाती हैं वो जेनेटिक्स देखी जाती है। ये जल्दी तरक्की करती हैं और ज्यादा शदीद भी हो सकती है, क्योंकि जेनेटिकल हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो बढ़ते रहते हैं और उससे जीन्स के थ्रू ये डेवलप होती है। फिर उसके बाद हम इसे दूसरी टाइप जो है वो उसकी हम फेमिलियल अल्जाइमर कहते हैं, जिसको हम जिनियाती या फैमिली अल्जाइमर भी कहते हैं, जो खास तौर पर जिनियाती तब्दीलियां की वजह से पैदा होती है। आमतौर पर ये मरूसी बीमारी विरासत से मिलती है, या फैमिली में जो है वो दादा हैं या दादी हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं उनमें अगर किसी को अल्जाइमर की डिजीज कभी कॉज हुई है अपने आपके एंसेस्टर्स में जाके, तो उसके अंदर जो है वो कभी कभार ये 30, 40 या 50 साल की उम्र में भी जो है वो ये शुरू हो सकती है, जिसको हम फैमिलियल अल्जाइमर कहते हैं। उसके बाद तमाम इकसाम में बुनियादी अलामात यकसा होती है, लेकिन याददाश्त कम होना स्टार्ट हो जाती है, सोचने का, फैसला करने का और रोजमर्रा के कामों में जो है वो दुश्वारी पेश आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो जो है इसकी इकसाम ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा नजर आती है रिसर्च के मुताबिक भी किसी भी अल्जाइमर पेशेंट के अंदर। ठीक हो गया, बेहतरीन अंदाज में आपने गाइड किया इसकी टाइप्स के हवाले से। और अगर इसकी टाइप्स के हवाले से देखते हैं तो मुख्तलिफ सिम्टम्स बन जाती हैं, और हर सिम्टम पे होम्योपैथिक के हवाले से एक अलग मेडिसिन बनती है। तो हम एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं कह सकते। टॉप लिस्टेड मेडिसिन के हवाले से हम बात करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन का जिक्र किया हमारी डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर मून साहिबा ने। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और इस हवाले से हम बात करते हैं कि खुराक भी इस सिलसिले में जो है कोई मददगार होती है या नहीं। जैसा कि हम सुनते हैं आजकल सिंथेटिक आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और आजकल जो आटा मौजूद होता है उसमें भी ये चीज़ मौजूद होती है। और इसके साथ ही साथ एक रिसर्च के मुताबिक 60 से 70% जो अमेरिकन डाइट है ये कॉज बन रही है अल्जाइमर की। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि बात करें कि खुराक का अमल दखल क्या है। जी डॉक्टर मून साहिबा। जी बिल्कुल, खुराक का बहुत अच्छा अमल दखल है इसमें, और इसके लिए सीड्स स्पेशली वो बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम ये समझे, देखें हम आमतौर पर कहते हैं कि जी जो अखरोट है ये ब्रेन की शक्ल का है, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है अगर इसको डाइट में शामिल रखा जाए। नेचुरल डाइट के करीब आप जितना रहेंगे, जितना आर्टिफिशियल डाइट से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आप मेंटली भी और फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। क्योंकि हमने नेचर को छोड़ा हुआ है और हम लोग फास्ट फूड और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स और इन चक्करों में पड़े हुए हैं।
स्पेशली एक ये हमारे डाइट के अंदर एक चीज शामिल है ब्राइलर, जिसका ना तो कोई मतलब लिविंग स्टाइल इस तरह का है कि जिसको आप खाकर कोई हेल्दी फूड का मतलब आपको लगे कि आपने कोई अच्छी चीज खाई है, क्योंकि ना तो उसमें यानी जिंदगी तो है लेकिन उसके कोई आसार या उस तरह की एक्टिविटीज नहीं है इस ब्रायलर चिकन के अंदर। ये बहुत बड़ी रीजन है डैमेज करने की। हमारे पूरे बॉडी के ऊपर इसका ज्यादा साइड इफेक्ट है। इसके अलावा ये कि अगर आप ताजा सब्जियां और इस तरह की चीजें खाते हैं, नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन और आपकी फिजिक हर चीज फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे। ठीक हो गया। और क्योंकि इस बीमारी का बेसिकली पता ही नहीं चलता, कोई इसकी स्पेसिफिक रीजन ही अभी तक सामने नहीं आई, तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसका किसी न किसी चीज के साथ कोई जोड़ है। बुनियादी तौर पर हम यही कह सकते हैं कि आप अपने सोच को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जितना पॉजिटिव रखेंगे या जितना खुश रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, उतना ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे। इसका यही एक मेरे ख्याल से सोल्यूशन है। बाकी कोई, क्योंकि इसको कहीं पर भी अभी तक साबित नहीं किया जा सका, कहीं पर इसकी प्रूविंग नहीं हुई कि बेसिक रीजन क्या है। हाँ, थोड़ा सा ये जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि प्रोटीन और इस तरह के कुछ इश्यूज जो सामने आते हैं उनको कहा जाता है कि कोई कॉज हो सकती है। जी, ठीक हो गया। लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं इस सिलसिले में। और नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जो काम करते हैं वो विटामिन्स यानी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, उनमें विटामिन B12 और B6 जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये हमारे ब्रेन की जो सोजिश होती है उसको भी दूर करते हैं। फिर करक्यूमिन जो है, हल्दी भी बहुत फ़ायदा देती है। और इसके साथ क्योंकि ये जो सोजिश हो जाती है ब्रेन में और एट्रोफी होना शुरू होती है, तो उसमें जो है फ़ायदा होता है, क्योंकि ब्रेन मुस्तकिल काम कर रहा होता है और करते करते एक टाइम आता है कि उसमें श्रिंकेज आनी शुरू होती है, एट्रोफी होती है। और जब ऐसे होती है तो फिर क्या होता है कि याददाश्त मुतासर होने लगती है और डिमेंशिया होता है। फिर उसके बाद उसकी लीथल टाइप अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो अल्जाइमर हो जाता है। तो हम चलते हैं डॉक्टर अरीबा की तरफ। डॉक्टर अरीबा, मैं चाहूँगी कि आप बताएं, क्या इसका कोई डायग्नोसिस है, कोई टेस्ट है कि जिसके ज़रिए पता चल सकता है कि अल्जाइमर है? जी बिल्कुल, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस होती हैं। तो बड़ी तारीफ की इसके अंदर जो है वो अलामात आते हैं, उसके साथ साथ जो है वो याददाश्त में कभी होना स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हम बहुत ज्यादा जो है वो तशखीस भी करते हैं, कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाए जाते हैं। याददाश्त, तवज्जो, जुबान का मसला पैदा होता है, सोचने की सलाहियत भी जो है वो कम हो जाती है, जिसे हम मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSC जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद मॉन्टेरल कॉग्निटिव असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जाता है, इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं। ऐसी जो है वो सब कुछ लोगों को थायराइड और विटामिन की कमी की वजह से जो है वो ये डेवलप होते हैं। तो इसमें जो है MRI, CT स्कैन और जो है वो भी करवाए जाते हैं। और उसके बाद पेट स्कैन होता है, जो कि जिसमें हम प्रोटीन के जमा होने और जो है इसकी सरगर्मी की पैदाइश को जो है वो उसको जांचते हैं, जो कि इसके लिए बहुत जरूरी है अल्जाइमर डिजीज जब कॉज होती है। उसके बाद जेनेटिक टेस्ट में विरासती अल्जाइमर की शिकायत की सूरत में स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस भी करवाया जाता है, जिसमें दिमाग की प्रोटीन दो तरह के जो है वो प्रोटीन के टेस्ट होते हैं। एक पेट होता है, पेट स्कैन होता है, जिसमें प्रोटीन किस तरह जमा हो रही है और उसकी सरगर्मी कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है उसके ऊपर काम करते हैं। और एक और टेस्ट है, इसे हम स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस कहते हैं, जो वो भी दिमाग की प्रोटीन को जांचने के लिए ही करवाया जाता है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि इसकी बेसिकली कौन सी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स सामने आती हैं जब हम देखते हैं, अलामात कौन सी ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। जैसा कि हमने टाइम टू टाइम इसको डिस्कस किया, लेकिन मैं चाहूँगी कि डॉक्टर मून साइमा आप मज़ीद इस हवाले से बताएं कि जैसे मरीज़ नाम भूलने लगता है, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करनी पड़ती हैं, सिम्टम्स वाइज थोड़ा सा जिक्र कीजिए। जी, इसमें यही हमने डिस्कस किया था कि डेली रूटीन के जो काम है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है पेशेंट के साथ, और इसके साथ इसकी फिर जाहिर है कि फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। मीन के उसने नाश्ता क्या किया था,
खाया है या नहीं खाया, बार बार वो सवालात करने, इवन कि अपने करीबी रिश्तों को भूल जाना। यानी बाज औकात ये होता है कि बीवी शोहर को भूल जाती है। अगर शोहर को ऐसा मसला हो गया तो वो भी बीवी को पहचान नहीं पाता। यानी इतने करीबी रिश्ते, बाज औकात औलाद की पहचान नहीं रहती। तो ये सारे बहुत बड़े फैक्ट्स हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आम रूटीन में अगर किसी इंसान को लाक हो जाए तो जाहिर है उसके लिए एक नॉर्मल लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। और इससे बचने के लिए ये है कि हमें बार बार मैं यही कह रही हूँ कि जितना हम हेल्दी और नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाएंगे बीमारियां कम से कम होंगी। बहुत ज्यादा बर्डन वाली लाइफ ना गुजारें। और इसके अलावा ये कि वर्जिश, एक्सरसाइज जो हमारी कौम करती ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं बिल्कुल जो सही। मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज की जिनकी रूटीन है। क्योंकि हमारी रूटीन कुछ इस किस्म की हो गई है, शायद मोबाइल या सोशल मीडिया का भी इसमें काफी बड़ा हाथ है कि हम लोग लेट नाइट सोने के आदी हो गए हैं और अर्ली मॉर्निंग जब हम उठा करते थे तो वो भी रूटीन अब खत्म हो गई है। तो ये सारी चीजें आप जितना ज्यादा सुबह की ताजा हवा लेंगे, नेचुरल आप टाइम में वक्त गुजारेंगे, उतना ज्यादा आपके ब्रेन को ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। और फ्रेश ऑक्सीजन आपको एक हेल्दी ब्रेन देती है। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, किसी भी तरह की आप जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन अगर आप अपना सुबह का, फजर के बाद का टाइम एक अच्छी फिजा में गुजार लेते हैं तो इससे आपको एक बहुत ज्यादा अच्छा ब्रेन मिलता है, हेल्दी ब्रेन। आपको सारा दिन आपका फ्रेश गुजरता है उसमें। तो ये सारी चीजें हमें नेचर से ही हासिल होती है और हमें उसी के करीब रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये नेमतें बनाई हैं हमारे लिए। हमारे पास जितने अच्छे ऑक्सीजन वाले दरख्त होंगे हम उतना ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। और बाकी ये है कि मैं तो प्रेफरेंस देती हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को हर मामले में, क्योंकि हमारी फील्ड ये है और हमें जाहिर है कि इस चीज से रिजल्ट मिलते हैं और वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो इसमें भी अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई इंसान मुब्तला है तो वो जरूर होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाए और इसी से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। जी। बाकी ये है कि कोई किसी भी ट्रीटमेंट ने अभी तक ये इस तरह का दावा नहीं किया ठीक। कि डिमेंशिया या अल्जाइमर का कोई इलाज मौजूद है। हाँ, मेंटेन करना हम कह सकते हैं कि बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ शायद इसको मेंटेन किया जाए किसी हद तक। तो लेकिन ये है कि हम क्योंकि सिम्टम वाइज पेशेंट को देखते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली इस जी, चीज ठीक को हो कह गया। सकते हैं। जी डॉक्टर अरीबा, मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से बात करें कि इसमें स्लीप हैबिट भी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इस हवाले से थोड़ा बताइएगा, जैसे डे टाइम के हवाले से हम सुनते हैं, इनके हवाले से थोड़ा ये बताइएगा। और जैसा कि मैं ये कहूँगी कि अल्जाइमर बुढ़ापे से हटकर भी एक बीमारी है, क्योंकि ये ख़ास जीन्स की बदौलत होती है। तो इसमें फैमिली मेम्बर्स को ना पहचानना और बेसिक स्किल्स डिस्टर्ब हो जाना, इवन कंघी करना जो है भूल जाता है पेशेंट, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। तो मैं चाहूँगी स्लीप के हवाले से आप जरा थोड़ा सा बात करें। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा होता है कि जो ना क्लाइंट, जिन पेशेंट्स को अल्जाइमर होता है उनकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सम टाइम वो दिन और रात का जो मसला है वो भी चल रहा होता है उनके साथ। वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, उनकी जो है वो लाइफ स्टाइल पैटर्न्स बहुत चेंज हो जाते हैं, तो उसमें नींद का मसला बढ़ता है। वो या तो सोते हैं तो बहुत देर सो जाते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता कि दिन का टाइम है या रात का टाइम, और या तो फिर वो मुकम्मल ही अपनी नींद को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए जब हम इंसान सोता है तो उसकी याददाश्त तेज होती है, जो है वो मेमोरी बहुत जल्दी डिवेल्प होती है और शार्प होती है। बट अगर वो स्लीप इश्यूज में, अगर वो स्लीप अपनी पूरी नहीं कर रहा, नींद का इशू आ रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा मोबाइल का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा है, लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ साथ जो है वो बिना किसी भी काम के जो है वो स्क्रॉलिंग करने पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर जो है ना बहुत सारे मसले इसकी वजह से कॉज होते हैं। तो स्लीप जो है डिपेंड करती है, आपका दिमाग जब थकता है तब आपको नींद आती है, इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अब अल्जाइमर के
डॉक्टर अरीबा, जैसा कि ये है कि इसमें केयर टेकर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और अल्जाइमर के पेशेंट को आइसोलेशन में नहीं रहने देना चाहिए और डे टाइम की जो रूटीन है उनकी नींद की, इससे भी बचाना चाहिए। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का टाइम चूँकि हमारा ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहें इस हवाले से कि अल्जाइमर के पेशेंट के लिए क्या रवैया हमारा होना चाहिए और कैसे बचाव मुमकिन है। इन शॉर्ट वर्ड्स काइंडली आप मैसेज दीजिए। जी, अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उनके साथ हम्बल तरीके से रहा जाए, कामनेस के साथ रहा जाए, उनको सपोर्ट दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो उनकी ज़िंदगी बाकी बची है उसमें वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकें। यही पैगाम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीबा सरवर और डॉक्टर मून साइमा, जो माहिर हैं होम्योपैथी की और ज़हनी अमराज के हवाले से काबिल डॉक्टर हैं। तो इनसे मुस्तफ़ीद हुए हम। बहुत सारी हमने गुफ्तगू की अल्जाइमर के हवाले से और डेफिनेटली आपने जाना होगा कि अल्जाइमर डिज़ीज़ जो है उसका इलाज मुमकिन है। होम्योपैथी में बेहतरीन किस्म की अद्वियात मौजूद हैं जो इसको क्योर करती हैं और नेचर के साथ अगर ताल्लुक़ रखा जाए तो डेफिनेटली बेहतरीन तौर पे इसको कवर किया जा सकता है। आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।